वेलकम बैक लर्नर्स। हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पेपर एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2024 को। तो हमारा लेटेस्ट पेपर है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो अब हमें सिर्फ 50 करने हैं, 101 to 150। तो ये हम करेंगे 50, और हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कर लिया है। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। तो जब इतना काम आपने कर ही लिया है, तो अब इसमें थोड़ा सा और काम करके अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करिए और अपने आप को टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए आपको कितना आता है, कितना रिकॉल हो पा रहा है। और ऑलरेडी इसमें काफ़ी नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको सोचने पे तो मजबूर ही करेगा कि आपको कितना आता है। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। अपना पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका रही। तो भारत की जो जनसंख्या नीति थी, उसको बढ़ावा देने में जो सरकार की भूमिका रही, वो परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचा के लिए धन उपलब्ध कराना था, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना था, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना था। ये सारी ही चीज़ें थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें पूछ रहा है जो सैला है वो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। वो है सैला जो है वो गोंड जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है। और जो सैला है, जो गोंड है, उसमें जो सैला है वो और कौन कौन सी जनजातियां हैं जिसका प्रमुख नृत्य है। तो गोंड के साथ जैसे कि इसमें गोंड में और कौन कौन सा नृत्य पाया जाता है, वो पाया जाता है कर्मा, मादरी और सैला। तो इस तरह से गोंड ट्राइब में ये 3 नृत्य पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कर्मा, मादरी और सैला, ये 3 प्रमुख नृत्य हैं जो गोंड ट्राइब में पाए जाते हैं। कोरकू में कौन कौन से जो नृत्य हैं वो पाए जाते हैं। तो कोरकू में पाया जाता है थापटी, गदली और चटकोरा, ये 3 पाए जाते हैं कोरकू में। अगर हम बात करें बैगा की, तो बैगा में कौन कौन से नृत्य पाए जाते हैं, वो है कर्मा, परघौनी, बहुत ही अलग अलग नाम है तो आपको लर्न करने में दिक्कत हो सकती है। और एक है घोड़ी पैठाई, ये भी बैगा ट्राइब में पाया जाता है। और इसके अलावा है फाग और है ददरिया। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा बैगा ट्राइब में पाए जाते हैं कर्मा, परघौनी, घोड़ी पैठाई, फाग, ददरिया। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल भी रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, तो आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो ये इसमें पाए जाते हैं बैगा में। और देख लेते हैं सहरिया में कौन से पाए जाते हैं। तो सहरिया में पाया जाता है स्वाग और लहंगी, ये नृत्य पाए जाते हैं। जो सहरिया है वो राजस्थान की एकमात्र आदिम जाति है। तो क्या पता ये पूछ ले कि जो सहरिया है वो राजस्थान की एकमात्र आदिम जाति कौन सी है, तो वो सहरिया है। सहरिया में कौन से नृत्य पाए जाते हैं, स्वाग और लहरी। गोंड में कौन कौन से पाए जाते हैं, कर्मा, मादरी, सैला। और बैगा में कौन से पाए जाते हैं, कर्मा, परघौनी, गौड़ी पैठाई, फाग और ददरिया। और कोरकू में कौन से पाए जाते हैं, थापटी, गदली, चटकोरा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप नोट करो ना नोट करो। मैं तो कहूँगी नोट कर लीजिए, क्योंकि कब आप भूल जाए पता नहीं, और नाम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं तो याद करने में भी टाइम लगेगा, तो आप लर्न कर लेना। फिलहाल सैला जो पाया जाता है वो गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये तो लर्न ही कर लेना। तो ऑप्शन सी करेक्ट इसमें हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें पूछ रहा है कि जो रथियास है वो किस जनजाति की उप जनजाति है। तो रथियास किसकी उप जनजाति है ये आपको बताना है। तो रथियास जो उप जनजाति है वो है भील की। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। हम देख लेते हैं जो गोंड ट्राइब है उसकी कौन कौन सी उप जनजाति है अगर कहीं पूछ ले। तो इसमें एक होता है राजगोंड, एक होता है माडिया गोंड और एक होता है ध्रुव गोंड। कहीं पूछ ले तो अब कि इसमें राज जो है वो किसकी है तो वो गोंड की हो जाएगी। मांडिया पूछ ले किसकी तो वो गोंड की उपजाति है, या ध्रुव पूछ ले किसकी है तो वो गोंड की सब ट्राइब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भील रथियास की पूछ लिया है, रथियास किसकी सब ट्राइब है तो भील की। अब क्या पता गोंड की पूछ ले तो ये तीनों हो गई गोंड की। उसके बाद जो कोरकू है उसमें भी अब सहरिया जो होती है उसमें कोई भी सब ट्राइब नहीं होती है। नो, इसमें कोई भी सब टाइप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये PVTG है, यानी ये जो है ये एक कमज़ोर वर्ग में आता है और ये MP और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। तो इसमें कोई भी सब ट्राइब नहीं है, PVTG के रूप में जानी जाती है सहरिया। हम कोरकू की अगर बात करें तो कोरकू की कुछ सब ट्राइब हैं उनको जान लेते हैं। जैसे इसमें 4 हैं सब ट्राइब, 1 2 3 4। तो चलिए जान लेते हैं इनको। तो पहले इसमें है बावरिया। जस्ट अ मिनट, मैं क्लियरली मेंशन कर दूँ। कोरकू में जो पहले नंबर पे है वो है बावरिया। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इसका सब ट्राइब है वो है रोमा, और उसके बाद है ठाकुर। तीसरे नंबर पे है बोंडोया एंड मवासी। और इसमें जो मवासी है वो सबसे लार्जेस्ट सब ट्राइब है। तो इस तरह से हमने आपके साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की है। रथियास जो थी वो भील की सब ट्राइब थी। गोंड की सब ट्राइब है राज, मवाडिया और ध्रुव। सहरिया की कोई भी सब ट्राइब नहीं है क्योंकि ये PVTG है और ये MP और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है और ये कमज़ोर ट्राइबल ग्रुप के रूप में जानी जाती है। जो कोरकू है उसके 4 सब ट्राइब हैं, उसमें है भवरिया, रोमा, ठाकुर, बोंडोया और मवासी, और जो मवासी है वो सबसे लार्जेस्ट सब ट्राइब है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और मुझे लगता है आपको भी यूनिक लगा होगा। अगर यूनिक लगा है तो इसी तरह बने रहिए और कुछ नया सीखते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की ये परिभाषा किसने दी? तो लघु समुदाय से ही आप कर लेंगे। लिटिल ट्रेडिशन की बात करते हैं रेडफील्ड, तो ज़्यादा क्या बहस करना है इसमें, काम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूह और संस्थाओं, तो हम ये आपको बता ही चुके हैं। समूह और संस्था को किसने बताया सामाजिक संरचना में? तो जब दोनों की बात होगी समूह और संस्था की तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जिन्सबर्ग, और हम आपको डेफिनेशन वाली प्लेलिस्ट में डेफिनेशन लर्न करा चुके हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार निजाति समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र संस्कृति और किस पर समरूपता प्रदर्शित करता है? तो योगेंद्र सिंह ने जो इसमें बात की वो उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ और बात की है लैंग्वेज एंड रिवाज, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और रिवाज की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा भाषा, यहाँ पे हो जाएगा रिवाज। तो इन 4 चीज़ों की उन्होंने बात की, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और रिवाज। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अलग क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे।
इसने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो डावरी की बात की वो इसमें किसने की है ये तो नहीं पता होगा ज़्यादा लोगों को, लेकिन मैं बता दूं, दुबे, घुरिये, मुखर्जी या श्रीनिवास। तो श्रीनिवास की एक जो बुक थी सम रिफ्लेक्शन ऑन डावरी, तो उन्होंने उसमें इसकी बात की है। दहेज के रूप में लेते थे, मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा दहेज देते थे। तो सम रिफ्लेक्शन ऑन डावरी पूछ भी सकता है, तो वो एम एन श्रीनिवास की बुक है, उसी में उन्होंने इसकी बात की। द अनटचेबल्स हु वर दे, ये किसकी है तो आप जानते ही हैं किसकी बुक है, और ये बुक है अम्बेडकर की, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1988 में लागू हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। उसके बाद है लुई ड्यूमो के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? तो प्राथमिक विशेषता जो थी वो थी जाति और नातेदारी, इसी की उन्होंने बात की, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुएं अस्तित्व में इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं, ये किसने कहा? तो हम उनको अर्थ प्रदान करते हैं इसलिए वो अस्तित्व में है, तो ये कहा है कूले, मर्टन, पार्सन्स या मीट। तो मीट ने कहा है कि हम उनको अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं, इसलिए वो अस्तित्व में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? तो यहाँ बात हो रही है पुरानी पीढ़ी की, तो हमने आपको बताया था जब पुरानी पीढ़ी की बात होगी और वो तैयार जो उसमें ऐसी कुछ बात निकल के आएगी तो वो डेफिनेशन किसकी होगी? दुर्कहीम की होगी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने निजाति समूहों को 6 भागों में बांटा? तो यहीं से पता चल रहा है किसने ट्राइबल ग्रुप को 6 भागों में बांटा है। उन्होंने नाम भी दे दिया, नेग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरियन और द्रविड़, वेस्टर्न, ब्रेसिफेल और नॉर्डिक। अगर ये नाम भी देते तो भी हो जाता ऐसे ही, क्योंकि 6 की बात करते हैं BS गुहा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक संरचना इकाई प्रतिक्रियात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई होती है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है मार्क्स, पेरेटो, कोजर या फिर ब्राउन। तो प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रक्रियात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई होती है, ये कहा है रैडक्लिफ ब्राउन ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शोध तकनीकी, ग्राफिकल या सांख्यिकी डेटा के प्रतिनिधित्व पर आधारित है? तो कौन आधारित है? ये हो जाएगा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिश्रित या नृवंश विज्ञान। तो जब यहाँ पे बात हो रही संख्यात्मक डेटा, तो डेटा पे कौन सी हो जाएगी? क्वांटिटेटिव, तो यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन अपनी बुक मिस्टेकन मॉडर्निटी में किया? तो मिस्टेकन मॉडर्निटी आप जानते ही हैं किसकी बुक है, दीपांकर गुप्ता की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैकिम मैरियट ने आधुनिक विकास और परंपराओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गांव का चयन किया? तो मैकिम मैरियट ने जो चयन किया था वो किया था किशनगढ़ी का, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्रों की तरह कार्य करता है और उनके पास वो सब कुछ है जो वो अपने लिए चाहते हैं। तो जो रूरल कम्युनिटी है वो छोटे गणतंत्र हैं, ये किसने कहा? आप जानते ही हैं, हेनरीमैन, मार्क्स, मेटकॉफ या शाह। तो वो कहा है चार्ल्स मेटकॉफ ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या है? तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य 9.7, 10.7, 10.2 या 9.2। तो ये है 10.7, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के खिंचाव कारण का उदाहरण है? प्रवासन के खिंचाव कारक का उदाहरण है धार्मिक उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाएं या फिर नौकरी के अवसर। तो नौकरी के अवसर की वजह से सब माइग्रेशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना किस संगठन ने की? विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना की है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था ने ही किया है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
समाज पर उद्योग का संभावित प्रभाव क्या है? तो वो है नौकरी के अवसरों का सृजन, पर्यावरण प्रदूषण या फिर दोनों या कोई नहीं। तो दोनों ही समाज पर उद्योगों के प्रभाव हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजदूर संघ अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ 1947, 25, 36 या 26। तो वो है 1926 1926। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं न्यू फंक्शनलिज्म वाले लेक्चर में, जेफरी अलेक्जेंडर। और अगर आप जानना चाहते हैं न्यू फंक्शनलिज्म के बारे में, कोई भी डाउट है, तो हमारा लेक्चर ज़रूर देखें न्यू फंक्शनलिज्म, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन 1 करेक्ट है। हेबरमास के नौ मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या रहा? तो नौ मार्क्सवादी का मुख्य आधार जो रहा वो अभिव्यक्तिशीलता और भाषा, या दोनों अलग अलग? तो वो दोनों ही उन्होंने बात करी, अभिव्यक्तिशीलता और भाषा की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूमो के अनुसार एक क्या है? एक प्रकार का ऐसा संबंध जो बड़े और छोटे के बीच संबंध है, या सटीक रूप से उनके बीच का ऐसा संबंध जो ये सम्मिलित करता है और वो सम्मिलित है। तो ये क्या है ड्यूमो के अनुसार? तो ड्यूमो ने किसकी बात की है? आपको भी पता है, सार्वभौमिक, परानुभूतिपूर्ण या हायरार्की। तो पदानुक्रमिक संबंध की बात की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शब्दों में स्त्रीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है? तो स्त्रीकरण की बात किसने की है? और स्त्रीकरण में उन्होंने सोशल सिस्टम की भी बात की है। यहाँ से आप इसको पकड़ लेंगे, अगर केवल स्त्रीकरण देखेंगे तो डेविस मूर कर देंगे, उसमें सोशल सिस्टम भी लगा हुआ, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। और आंसर आपने देख लिया, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, ये इंगित करती है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, वो चाहे वो किससे संबंधित हो। सोशल मोबिलिटी बताती है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान यानी जो सोशल असेंडेंस है उसको पाने के लिए बाध्य है। तो ऐसी बात किसने कही है? लिप्सत, बेंड्रिक, मजूमदार, मदान, ब्लाउ और डंकन, हार्टन और हंट। तो सोशल मोबिलिटी से आप कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये बात करी है ब्लाउ और डंकन ने। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ब्लाउ और डंकन की एक बुक इनकी जो ब्लाउ और डंकन की ब्लाउ की एक बुक थी, द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये आई थिंक 1967 में आई थी, और इसमें उन्होंने ये बताया था, इनका एक मॉडल भी था इन दोनों का, उस मॉडल को पाथ डायग्राम से के नाम से भी जाना जाता है। मैं भी पूछ ले तो इनका एक मॉडल था पाथ डायग्राम, ब्लाउ और डंकन का, तो ये पूछ ले। और ये इनकी बुक थी अमेरिकन ऑक्यूपेशनल सोशल स्ट्रक्चर 1967। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली का बैकग्राउंड, वो व्यक्ति के एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, उसका व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मतलब उस जो व्यक्ति है उसके उस पर प्रभाव किसका पड़ता है? फैमिली बैकग्राउंड का। तो ब्लाउ डंकन ने बताया जो व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है उसके फैमिली बैकग्राउंड का तो पड़ता ही है। कोई भी व्यक्ति है तो उसमें उसके फैमिली बैकग्राउंड का तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, किस तरह से उसकी एजुकेशन हो पा रही है, किस तरह से उसका ऑक्यूपेशन वो कौन सा ले रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मैंने कुछ बताया, और बाकी आपको ये भी पता चला सोशल मोबिलिटी पे इनका काम भी है। और इनकी जो मैंने मॉडल बताई पाथ डायग्राम, और ये अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बुक इम्पॉर्टेंट है।
और ये जो बात कही है कि वो बाध्य कर देता है सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए, वो ब्लाव डाउन करने का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता निष्पक्षता के साथ मानवता का अभाव भी पाया जाता है। तो नौकरशाही से वेबर पे आ जाइए, ऑप्शन डी लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो लर्नर के अनुसार परानुभूति इसकी विशेषता है, गतिशीलता है, सहभागिता है, अनुरूपता इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन किया। तो परिस्थिति की बात हो रही है, तो परिस्थिति की मैंने ऑलरेडी कई बार बताई है कि बात कौन करता है, वेबर करते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सहसंबंध के कौन से प्रकार हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही रहता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के साथ 0 भी हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध हो जाएगा। तो अब याद आपको करना है कि इसमें 3 इसके प्रकार हैं सहसंबंध के, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति कन्फर्म जो होती है सहमति, उसका किससे संबंध है। तो उसका संबंध है महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करेगी, उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करेगी, या प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो विकल्प चुन सकें और अपने अध्ययन में भाग लेना है या नहीं लेना ये भी सोच सकें। और ये प्रतिभागियों से जबरन सहमति, तो जबरन की बात नहीं होगी, इनसे कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। सोशल डिस्टेंस स्केल जो थी उसमें उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतर्गतता और शत्रुता का डिग्री पाने को मापने के लिए स्केलिंग तकनीक का जो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई। तो जो सोशल डिस्टेंस स्केल है वो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई आपको भी पता है, बोगार्ट्स, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या नहीं है। तो नीति आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो ये नहीं है, कार्मिक सेवा की स्थापना, अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती तो करता ही है, पेंशन भी संबंधी मुद्दे रहेंगे, हाउसकीपिंग सेवाएं और मरम्मत का रख रखाव जो है वो भी रहेगा, लेकिन चुनाव संबंधी डेटा कलेक्ट थोड़ी ना वो करेगा, तो डेटा कलेक्ट करने का काम उसका नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, जिला नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन, राज्य नियोजन या सभी के द्वारा। तो ये किया जाता है राष्ट्रीय नियोजन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देता है राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। सोरोकिन जिमरमैन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कितने मानदंड बताए हैं। तो उन्होंने जो मानदंड बताए हैं वो है 8 बताए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य होता है वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना, ये दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। तो पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकरण का जो प्रत्यक्ष परिणाम है, संयुक्त परिवार में गिरावट, परिवार में महिलाओं की भूमिका की मजबूती, एकल परिवारों का उदय, तो ये सारे ही डायरेक्ट परिणाम हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा सामाजिक संरचना के बारे में एक वचन में बात करना असंभव लगता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में एक वचन में बात नहीं कर सकते हैं, ये असंभव लगता है, ये कहा है नाडाल ने, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी जब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में थोड़ा सा अलग लगे तो नाडाल ही ऐसी बात करते हैं। औद्योगिक सेटिंग का कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो गुणवत्ता चक्रों का कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो है उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, नए उत्पाद विकसित करना, कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना या निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना। तो वो हो जाएगा नए उत्पाद विकसित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता, नया प्रोडक्ट डेवलप करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग का ये उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट है विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषद के माध्यम से प्रबंधन में कार्य भागीदारी का प्रमुख उद्देश्य किसे नहीं माना गया है। तो ये किसे नहीं माना गया है, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, कार्यकर्ता दक्षता में सुधार करना, परिचालन लागत कम करना या मुनाफा बढ़ाना,
श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि लागत कम करना इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थिक डिस्क्रिप्शन। ये तो हम आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं कॉन्सेप्ट में कि किसका है कॉन्सेप्ट। तो ये क्लिफर्ड गेट्स का। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष का संशोधन आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है, यह दिखाने के बाद कि पति और पत्नी एक सवाल से अलग रह रहे हैं और सुलह नहीं कर सके। तो जो 1955 का जो हिंदू विवाह अधिनियम का 1955 का वर्ष का संशोधन, तो ये जो हुआ था ये कब हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये है 1961, 1981, 1976 या 1955। तो ये है आपका 1946। तो अगर बात होगी हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसका संशोधन कब हुआ, तो वो हो जाएगा 1956। और अगर ये जो 1961 है वो 1 मई 1961 को दहेज निरोधक अधिनियम की बात हुई थी, जिसका संशोधन 1984 में हुआ था। तो ये भी काफ़ी पूछ लेता है। तो दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम का संशोधन कब हुआ, 1984, और वो 1 मई 1961 को बना था। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ डिस्कस कर ली, और ये तो काफ़ी आते रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये किसने कहा कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया। तो शक्तिशाली राज्यों की बात किसने की है, हालांकि आप गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। दुर्खी, मुखर्जी, कपाड़िया, मजूमदार। तो ये हैं दुबे, एस.सी. दुबे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एस.सी. दुबे ने शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ प्रमुख राजवंशों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया। इन्होंने ऐसी बात की। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बहुत बार आ चुकी है, श्रीनिवास की है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मॉडर्निटी है उसका जो संस्थागत आयाम है वो कौन सा नहीं है। अभी जो हम लोग एमपी का पेपर देखेंगे 25 वाला, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज थे। तो मॉडर्निटी का जो संस्थागत आयाम नहीं है वो आपको देखना है, तो उसमें कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं हम लोग। तो निगरानी यानी जो सर्विलांस है वो उसकी बात उन्होंने की है, और कैपिटलिज्म की बात की है, और इंडस्ट्रियलिज्म की बात की है। जुडिशरी न्यायपालिका की बात नहीं की है, इसकी जगह वो सैन्यवाद या मिलिट्री की बात करते हैं। तो मिलिट्रियनिज्म है, और निगरानी की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। तो ये 4 जो हैं वो उनकी बात करते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं करते। तो इसकी जगह कुछ भी दे सकता है। आपको लर्न क्या करना है, सर्विलांस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म एंड मिलिट्रियनिज्म जो है वो मॉडर्निटी के एक इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन है मॉडर्निटी के, ये आपको लर्न करना है। भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किसने किया? तो भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किसने किया है, और वैसे भी मार्क्स का विश्लेषण किसने किया? अलेक्जेंडर हैबसबर्ग, अल्थुजर या फिर डरीडा ने? तो वो किया है अल्थुजर ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक हैं नडल, और ये बुक 2025 वाले एग्जाम में भी रिपीट हुई है, पूछी गई है। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए उपायों की 4 श्रेणियों में प्रभावी 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां कौन सी हैं मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों के लिए? 4 में से 2 प्रभावी कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो वो हो जाएगी शैक्षणिक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, तो वो तो रहेगी ही, और वो है हमारे ऑप्शन 2 में। तो हमें देखना है प्रवर्तक, सुविधाजनक और दंडात्मक में से कौन सी है। तो वो हो जाएगी दंडात्मक, यानी शैक्षणिक और दंडात्मक फर्स्ट और जो फोर्थ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी श्रेणियां हैं मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए। आप एजुकेशन से भी बता सकते हो कि ऐसा करो वैसा करो, और आप दंड दे के भी बता सकते हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये दोनों ही बहुत ही प्रभावी श्रेणियां हैं। तो इस तरह से हमने
पूरे ही 150 क्वेश्चंस जो भी आए थे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। एमपी का जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था 2024 का, वो हमने किया। उसमें बहुत ही नए नए क्वेश्चंस देखे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम बढ़ गया है, आप उनको लर्न करो। इतने तो थे ही, मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें बताए हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो आप इसी तरह करते रहिए, जितना काम कर सकते हैं उतना करते रहिए। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक तो आपको काम करना है। साथ ही साथ हमारी बुक की प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, 2 मिनट जिस्ट, उनको भी देखते रहिए। उससे आपको काफ़ी कुछ नया रिवीजन होता रहेगा। एटलीस्ट देखिए, पढ़ते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते तो वहीं पर क्या होता है, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। क्योंकि हम लाइन में जब लगातार लगे रहते हैं तो चीज़ें हमें रिवाइज़ होती रहती, पर जब हम एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उठाते हैं तो दोबारा से हमको वहीं पहुंचना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती। सीढ़ी पे जब हम लगातार चढ़ते रहते हैं तो एक ना एक दिन तो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहुँचने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, तो फिर इतना जाने में डबल मेहनत लगती है। फिर हमको लगता है हम कितना चलेंगे कितना चलेंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको लगातार चढ़ते जाना है और एक ना एक दिन यहाँ पे तो पहुँच ही जाएंगे। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हमेशा शुभकामनाएं हैं जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिले। और इसी तरह पेपर्स को लगाते रहिए, सब चीज़ें पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।